ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪੀ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਪੀ ਬਲੋਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 16, 17 ਤੇ 18। ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 18 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਥੋੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ 17 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ 17 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਏ। ग्रुप नंबर 16 है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम। ठीक है। ग्रुप नंबर 17 है फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ते एस्टाटाइन। आ अपने कोले फ्लोरीन फैमिली जिन्हां नूं हेलोजन्स दे नाम नाल कहा जांदा है ते ग्रुप नंबर 16 नूं लिखिया जांदा है चैल्कोजेंस। ठीक है, कॉमन नेम इन्हां दे है। हुण आपां इन्हां दी जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करदे हां। सब तो पहली प्रॉपर्टी है इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुसी +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 8 ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ 1s2 2s2 2p4। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p4। 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1s2 2s2 2p4। हुण आपां ने की करना है, आपां नूं इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज्यादा जरूरत नहीं हुंदी, आपां नूं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हुंदी है। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है 2s2 2p4। लास्ट शेल सेकंड शेल है ना ऑक्सीजन दा, तो सेकंड शेल दे विच जिन्ने भी सब शेल्स आंदे वो भी सारे आपां नूं चाहिए है। तो 2s ते 2p दोनों शेल्स जिहड़े हैगे आपां नूं चाहिए है। ठीक है। इस तरीके नाल फ्लोरीन दे बनेगी 1s2 2s2 2p5। तो फ्लोरीन दी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बन गई 2s2 2p5। ठीक है। इस तरीके नाल आपां ने कंटिन्यू करना है। सेकंड शेल दे सेकंड पीरियड दे दोनों एलिमेंट्स हैगे आ। हुण सेकंड पीरियड तो बाद थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड इस तरीके नाल सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली चलते हैं। ठीक है। हुण आपां बाकी सारे दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है। बाकी सारे दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो हुण पहला सल्फर की गल करिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। हुण आपां शुरू तो बारी बारी लिखने की जरूरत नहीं है, 1s तो स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंदी है वो सारे एलिमेंट्स की सेम ही होंदी है, सिर्फ नंबर ऑफ शेल जो है वो चेंज होता है। ठीक है। तो जिवें सल्फर है, सल्फर का नंबर ऑफ शेल जो है वो चेंज होएगा, 2 तो 3 हो जाएगा, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है 3s2 3p4। सेलेनियम दी 4s2 4p4 हो जाएगी। टेलरियम दी 5s2 5p4 हो जाएगी। ते पोलोनियम दी बन जाएगी 6s2 6p4। ठीक है। तो सिर्फ नंबर ऑफ शेल जो है n दी वैल्यू वो चेंज हो रही है, बट आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम ही रह रहे हैं। s दे विच 2 ते p दे विच 4 सारे दे विच सेम है। ठीक है। फ्लोरीन वाली फैमिली की गल करिए तो इस दे लास्ट ते जाके आ जाएगा 6s2 6p5। ठीक है। 2s2 है, फिर 3s2 3p 4s2 5s2 ते लास्ट ते आएगा 6s2 6p5। सारे दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके नाल ही चलदी है। तो हुण जरूरी है आपां नूं इन्हां दे एटॉमिक नंबर्स याद करने पहला तां। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तुसीं ऑक्सीजन का याद रखो, फ्लोरीन का याद रखो, आपां याद ही है कॉमनली, है ना। +2 हो गया तो हुण इन्हां तां आपां नूं याद है। तुसीं +1 च मैजिक नंबर्स पढ़े होणगे, है ना। तो मैजिक नंबर्स के अकॉर्डिंग आपां इस बाकी सारे दे एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं। 8 है, 8 दे विच 8 ऐड करो तो 16 आ जाएगा, है ना। 16 इस तो बाद कितना ऐड करना होता है आपां ने 18 ऐड करोगे 34 आ जाएगा। फिर कितना ऐड करना है अगेन 18, फिर आ जाएगा 52, फिर ऐड करना है अपन ने 32। ठीक है। तो फिर 32 ऐड करोगे तो 52 + 32 कितना बन जाएगा 84। तो हम इस तरीके नाल सारे सीक्वेंस तुहाडे कोल चलदी है। पहला 8 ऐड करना है, फिर 18 ते फिर 32। ठीक है। मैजिक नंबर्स पढ़े सी ना 2 8 18 32, तो वही अपन ऐड करने हैं ते अपने कोले अगे जो है सारे दे एटॉमिक नंबर आंदे रहणगे। इस तरीके नाल फ्लोरीन वाली फैमिली हुण इत्थों आपां नूं आ गया, पता लग गया सल्फर है, सल्फर का 16 है, नेक्स्ट वाला एलिमेंट 17 होएगा, 34 है तो 35 होएगा, 52 है 53 होएगा, 84 है तो 85 होएगा। ठीक है। 87 लिखेगा, 84 तो बाद कितना आएगा 85। तो ये अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हुण आपां अगली प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। तो हुण देखो एटॉमिक रेडियस सब तो पहला आपां जो तुसीं +1 दे विच सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ग्रुप S ब्लॉक भी पढ़िया है ना, P ब्लॉक दे भी 2-3 ग्रुप्स पढ़े हुए हैं, तो उदों आपां सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करियां हुई हैं। हुण आपां इन्हां नूं नेक्स्ट ग्रुप्स दे विच स्टडी करना है। तो +1 दे विच आपां की करिया सीगा, आपां ने दो जो ट्रेंड्स है वो दोनों स्टडी करे सी। एक ट्रेंड आपां स्टडी करिया सी अलोंग द पीरियड, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट। एक आपां पढ़िया सी अप टू डाउन, मतलब डाउन द ग्रुप। तो हुण यही दोनों ट्रेंड्स अगेन आपां ने फॉलो करने हैं। पहला आपां अप टू डाउन चलते हैं, डाउन द ग्रुप आपां देखते हैं कि की वेरिएशन आती है इन द एटॉमिक रेडियस। तो हुण देखो जिवें जिवें तुसीं अप टू डाउन जाते हो, ठीक है, उवें उवें जो एटम का साइज है वो इंक्रीज करता है ना।
ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ that is called radius, है ना। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is called radius। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਜਾਓਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੋ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ठीक है, तो फिर एटॉमिक रेडियस भी की करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अप टू डाउन जो तुसी जाओगे तो एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। सेम अगर आप लेफ्ट टू राइट देखिए, अगर तुसी लेफ्ट टू राइट जाने हो तो साइज जो है वो डिक्रीज कर, ठीक है, तो जिमें जिमें साइज डिक्रीज करेगा उमें उमें डिस्टेंस भी डिक्रीज करेगी, डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो फिर एटॉमिक रेडियस भी जो है वो डिक्रीज करेगा, है ना। तो हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस जरूर आते हैं, तो जिमें जिमें आएंगे आप उन्होंने स्टडी करांगे। ठीक है, फिलहाल आप सिर्फ ग्रुप नंबर 16 ਤੇ ग्रुप नंबर 17 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 16 ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ, ਸਲਫਰ, ਸਲੀਨੀਅਮ, ਟੈਲਰੀਅਮ ਤੇ ਪੋਲੋਨੀਅਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 17 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ ਤੇ ਐਸਟਾਟਾਈਨ। ਐਸਟਾਟਾਈਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ अप टू डाउन गए सी तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज किया सी, इसका मतलब कि ग्रुप नंबर 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेंड की बनेगा एटॉमिक रेडियस का। पोलोनियम ਦਾ एटॉमिक रेडियस सब तो ज्यादा, उस तो घट है टैलरियम, उस तो घट है सेलेनियम, उस तो घट सल्फर ਤੇ सब तो स्मॉल साइज होएगा ऑक्सीजन ਦਾ। ठीक है, सब तो स्मॉल रेडियस। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ग्रुप नंबर 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ट्रेंड होएगा, अप टू डाउन ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਜ਼ इंक्रीज करेगा। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। तो इसका मतलब कि ग्रुप नंबर 17 ਦੇ जो एलिमेंट्स है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ग्रुप नंबर 16 ਦੇ एलिमेंट्स ਤੋਂ स्मॉल ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਫਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਲਫਰ ਦਾ ਕਲੋਰੀਨ ਤੋਂ, ਸਲੀਨੀਅਮ ਦਾ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤੋਂ, ਟੈਲਰੀਅਮ ਦਾ ਆਇਓਡੀਨ ਤੋਂ ਤੇ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਦਾ ਐਸਟਾਟਾਈਨ ਤੋਂ, है ना। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ मतलब ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ 1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ which has the large size ਸਲਫਰ ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਲਫਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਲੋਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ required to remove an electron from last shell of an atom in gaseous state। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਗੈਸਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਗੈਸਸ ਸਟੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਉਸ ਐਟਮ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, એનર્ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੈਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਅਗਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ठीक है, न्यूक्लियस के लास्ट शैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਿਆ,
ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, है ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना की हो गया, इजी हो गया। सिंपल है, अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्लोज होएगा तो दोनों च अट्रैक्शन ज्यादा होएगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। बट जिमें जिमें तुसी अप टू डाउन जाओगे तो साइज बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गई तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना की हो गया, बहुत ईजी हो गया। हुण अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी हो गया तो इसका मतलब कि आपां नूं एनर्जी घट देनी पै रही है, घट देनी पै रही है, इट मीनस कि आयनाइजेशन एनर्जी की करके डिक्रीज कर गई। तो हुण जिवें जिवें तुसीं अप टू डाउन जाओगे, किसी भी ग्रुप दे विच अप टू डाउन जाओगे तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा की करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। जिवें आपां ग्रुप नंबर 16 की गल कर रहे हैं तो जां 17 की गल कर रहे हैं, दोनों केसेस दे विच आपां देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो अप टू डाउन जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की करती है, डिक्रीज करती है। तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी सब तो ज्यादा है, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टैलरियम, फिर पोलोनियम। इस तरीके नाल फ्लोरीन की ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, तो सब तो घट होएगी आयोडीन की, ठीक है, क्योंकि आयोडीन का जो साइज है वो बहुत लार्ज हो गया। हुण इस तरीके नाल तुसीं सोच के देखो कि अगर तुसीं ग्रुप नंबर 16 ते 17 ਨੂੰ आपस कंपेयर करना है, लाइक जिवें ऑक्सीजन ते फ्लोरीन ਨੂੰ कंपेयर करना है, तो किस दा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी होएगा, है ना। तो हुण आपां पढ़िया सी कि जिवें आपां लेफ्ट टू राइट जाने हैं, ग्रुप नंबर 16 तो 17 जाने का मतलब कि आपां लेफ्ट टू राइट जाना है ना। तो लेफ्ट टू राइट जदों जाओगे तो साइज की करता है, डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करेगा तो डिस्टेंस याद है ना, डिस्टेंस केड़ी, न्यूक्लियस ते लास्ट इलेक्ट्रॉन दी डिस्टेंस भी डिक्रीज करेगी। अगर डिस्टेंस घट गई तो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, क्लोज आ गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर गई तो हुण अपने लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो गया तो फिर तुहानू एनर्जी ज्यादा लगानी पऊगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने लिए, मीनस के हुण आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो जिमें जिमें तुसीं लेफ्ट टू राइट जाओगे उवें उवें आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो चलो आप लास्ट वाले ना दोनों छड्ड देने। तो फ्लोरीन दे विच इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा जिहा डिफिकल्ट होएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्लोरीन दे विचों रिमूव करना डिफिकल्ट होएगा एज कंपेयर टू सल्फर, ठीक है। हालांकि देखो ये जनरल ट्रेंड्स है, इन्हां च बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस जरूर आते हैं, लाइक जिवें नाइट्रोजन फैमिली लै लईए आपां, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये अपने कोले मतलब ग्रुप नंबर 15 है ना। हालांकि ये सिलेबस दे विच नहीं है अपने ग्रुप नंबर 15, बट कंपैरिजन दा क्वेश्चन आ सकदा पेपर दे विच। तो जिवें तुसीं ग्रुप नंबर 15 च देखो तो अप टू डाउन तो सेम है, अप टू डाउन जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। बट अगर तुसीं ग्रुप नंबर 15 ते 16 ਨੂੰ कंपेयर करो तो नाइट्रोजन ते ऑक्सीजन का केस आप लेके चलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ते ऑक्सीजन का केस इंपोर्टेंट है। हुण नाइट्रोजन ते ऑक्सीजन के केस दे विच लेफ्ट टू राइट आपां नूं मूव करना है, तो लेफ्ट टू राइट जो आप मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए है, इट मीनस ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, है ना। बट ये केस नहीं है, इत्थे थोड़ा जिहा एक्सेप्शनल केस है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन नालों ज्यादा है। वो क्यों है देखो, असल दे विच जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2 2s2 2p3 है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है 1s2 2s2 2p4, है ना। हुण नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन नूं ध्यान नाल देखो, 2s2 2p3, p जो है उस दे विच मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इस दे विच ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यह जो है हाफ फिल्ड है, p हाफ फिल्ड हो गया, है ना। तो इस दे विच देखिए कि ये हाफ फिल्ड है नहीं है। तो +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਮਚ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਦੈਨ ਦਾ ਅਦਰ ਆਰਬਿਟਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਐਟਮ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 2s2 2p2। की नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे देगा, कह देगा हाँ भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन तो अनस्टेबल हो रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, नाइट्रोजन चो हुण इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इस करके नाइट्रोजन दे ਲਈ जो एनर्जी है वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਣੀ ਪਊਗੀ, बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਣੀ ਪਊਗੀ। नाइट्रोजन ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ नहीं देगा, है ना। तो इस करके नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है।
दूसरे पासे अगर आप ऑक्सीजन को कंपेयर करिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2p4। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਈ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 2p3 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, मतलब मैं हाफ फिल्ड हो जाऊंगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन तो खुद कह रहे हैं कि भाई हाँ आओ मेरा एक इलेक्ट्रॉन लेके जाओ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ डिफिकल्ट ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਇਨੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਲੋ ਹੈ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਆਇਨੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜੋ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ that is 1402, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈ 1314, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ। हाँ अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਰਿਮੂਵ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੇਖੀਏ, ਸੈਕੰਡ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਮੀਨਸ ਕਿ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ 2 ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਲਾਸਟ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੀਗਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करता N पॉजिटिव बन गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करता N2 पॉजिटिव बन गया, है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज IE1, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ 1। सेकंड इलेक्ट्रॉन भी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ IE2, सेकंड ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, IE2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ N ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੀ 2s2 2p3। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2s2 2p2। ਜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2s2 2p1, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਰਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ O2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2s2 2p4, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो 2s2 2p3, एक और रिमूव कर देंगे तो 2s2 2p2, है ना। तो हम देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना सी उस केस दे विच अगर आप गल करते हैं तो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ईजी है, नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है ना, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी किसीगा हाफ फिल्ड सीगा, है ना। तो हाफ फिल्ड जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल है, चलो। बट ऑक्सीजन जो बहुत ईजी है क्योंकि ऑक्सीजन बाद में इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हाफ फिल्ड हो रहे हैं, है ना। तो पहला तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी है। बट हुन इन केस अगर आप नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखिए IE2 की वैल्यू देखिए तो IE2 किस दी ज्यादा होएगी, कि वो भी नाइट्रोजन की ज्यादा होएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। आज देखिए IE2 हुन सेकंड टाइम की है कि जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुन है 2s2 2p2, है ना, 2s2 2p2। तो हुन नाइट्रोजन हाफ फिल्ड नहीं रहा, ਹੁਣ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਫ ਫਿਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਚੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ 2s2 2p3, मतलब ਆਕਸੀਜਨ ਹੁਣ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਚੋਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ, है ना। ਤਾਂ ਹੁਣ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना नाइट्रोजन चो डिफिकल्ट सी, इस करके नाइट्रोजन दी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा सी। बट अगर आप सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दी गल करिए तो सेकंड टाइम किस दे विचों डिफिकल्ट है, ऑक्सीजन दे विचों। तो ऑक्सीजन दी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके के केसेस अपन आएंगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसी एक एटम की ज्यादा होगी तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसी दूसरे एटम की ज्यादा होगी। हाँ जी, हुण आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो हुण आप देखते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर की फर्क पैंदा। तो हुण अगेन आप अप टू डाउन चलते हैं सब तो पहला, ठीक है। अप टू डाउन मतलब इन्हें ग्रुप आप मूव करते हैं। जिवें जिवें आप इन्हें ग्रुप मूव करते हैं तो हुण तुहानूं पता लग गया साइज इंक्रीज करता है ना। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो तुसीं देखो जिहड़ा साइज इंक्रीज करता है उसदे नाल नाल आ जो आउटर सरफेस है ये भी इंक्रीज कर रहा है ना। जिवें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का साइज बहुत स्मॉल है, जो आउटर सरफेस है वो भी बहुत स्मॉल है। फिर जे तुसीं सल्फर सिलीनियम की गल करो, जिवें आ सिलीनियम है सपोज करो, तो सिलीनियम का साइज इंक्रीज कर गया तो सिलीनियम का सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर गया, है ना।
ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਗਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੰਡਰ ਵਾਲ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੰਡਰ ਵਾਲ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर गया। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਐਟਮਸ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम ते टैलरियम, ये ऑर्डर बनेगा अप टू डाउन जाते इंक्रीज करेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ते आयोडीन, ठीक है, ये भी अप टू डाउन जाते इंक्रीज करेगा। तो ये चीज जनरली देख सकते हो, जिवें फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक गैस है ना, ते जो ब्रोमीन है वो एक लिक्विड है, क्लोरीन भी गैसेस फॉर्म च एग्जिस्ट करती है। आयोडीन की गल करिए तो आयोडीन एक सॉलिड फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करता है। तो हुण देखो जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स है वो गैसेस या लिक्विड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, बट जो लास्ट वाले एलिमेंट्स ਹੁੰਦੇ ਆ सॉलिड फॉर्म ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧਦੀਆਂ। ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੈਸਸ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ दूर दूर ਰਹਿਣਗੇ, ਗੈਸਸ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਰਲ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ the shared pair of electrons, है ना। tendency to attract the shared pair of electron, मतलब जो बॉन्ड बनया होया है उस बॉन्ड ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ that is called electronegativity, है ना। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਜਨਰਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ, अप टू डाउन जाओगे तो साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगी। डिस्टेंस याद रखियो न्यूक्लियस तो लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन दी, है ना। डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो फिर तुसी सोच सकते हो डिस्टेंस इंक्रीज करती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की करती है? डिक्रीज करती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही की है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी की करती है? डिक्रीज करती है ना। तो अप टू डाउन जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। जिवें हुण ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टैलरियम की गल करिए तो टैलरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब तो लो होएगी ते ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब तो ज्यादा होएगी, है ना। हुण सेम आपां लेफ्ट टू राइट चलिए। लेफ्ट टू राइट अगर तुसीं मूव करते हो तो लेफ्ट टू राइट की होएगा? साइज डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस वो भी डिक्रीज करेगी। डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हुण डिस्टेंस घट गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वध गई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हुंदी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, है ना। तो लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो हुण जिवें देखो तुसीं ऑक्सीजन फैमिली है, एक फ्लोरीन फैमिली है, हैलोजन फैमिली, है ना। तो हैलोजन फैमिली दे विचों ते ऑक्सीजन फैमिली चों किस दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? लेफ्ट टू राइट मूव करना, लेफ्ट टू राइट मूव करने का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की करती है? इंक्रीज। इसका मतलब कि हैलोजन फैमिली जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन फैमिली, है ना। हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी है ना। तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
in outermost shell of an atom in gaseous state. ठीक है, the amount of energy released during the addition of an electron in the outermost shell of an atom in the gaseous state. ਤਾਂ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਗੈਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਟਮ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ ਗੈਸ ਸਟੇਟ 'ਚ, अगर तुसी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर तुसी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एक होर मेजर डिफरेंस दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ मतलब एनर्जी रिलीज होएगी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 네ਗੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ 네ਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਦਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 네ਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਟੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, डिस्टेंस भी इंक्रीज कर गई, डिस्टेंस इंक्रीज कर गई तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की होगी, घट गई। हुण तुसीं देखो कि आह एक दो एटम्स मैं लेके चल रहे हैं, इसका साइज बहुत स्मॉल है। एक तुसीं इहदे लास्ट शैल च इलैक्ट्रॉन ऐड करना है, एक तुसीं इस एटम दे लास्ट शैल च इलैक्ट्रॉन ऐड करना है। हुण इसदी दा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो है, इसदी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होएगी, है ना। तो हुण अगर मैं इस लार्ज साइज वाले एटम नूं ध्यान नाल देखा तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है। अगर लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट मींस कि ये जो न्यूक्लियस है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन नूं अपने वाल नहीं खिंच रहा, जो आपां ऐड करना चाहुंदे हैं उस इलेक्ट्रॉन नूं अपने वाल अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब कि लार्ज साइज वाले एटम दे विच, लार्ज साइज वाला एटम जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है उस दे विच इलेक्ट्रॉन ऐड करना अपने लिए की हो गया, डिफिकल्ट हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐड करना की हो गया, डिफिकल्ट। इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना की हो गया, डिफिकल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट हो गया तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है दैट इज वेरी वेरी लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना ईजी होएगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होएगी। अफिनिटी का मतलब की होता है लव, इलेक्ट्रॉन नूं ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन दे लव। ठीक है, अफिनिटी मींस के लव, तो इलेक्ट्रॉन ली लव कितना है। अगर वह अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ऐड नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन, तो इट मींस कि उसका इलेक्ट्रॉन ली लव नहीं है, इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी नहीं है। बट अगर वो इलेक्ट्रॉन नूं ऐड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नूं अट्रैक्ट कर रहा है, इट मींस कि उसका इलेक्ट्रॉन ली लव है, इट मींस कि उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो इसका मतलब अगर किसी भी एटम दे विच इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट है तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो है। बट अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना ईजी हुंदा तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई हुंदी। जिवें कि मान लो तुसीं लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस भी डिक्रीज करेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की करेगी, इंक्रीज। हुण जिवें साइज डिक्रीज करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो हुण इलेक्ट्रॉन नूं ऐड करना की हो जाएगा अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जिवें हुण इस केस च है इहदी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये एटम की करेगा न्यू इलेक्ट्रॉन नूं फटाफट अट्रैक्ट कर लेगा, अपने कोले कह देगा हाँ भाई आ जा मेरे कोले फटाफट आ जा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नूं ऐड कर लिया, इलेक्ट्रॉन नूं ऐड कर लिया, इट मींस कि उसका इलेक्ट्रॉन ली लव सी, इलेक्ट्रॉन ली लव हैगा, तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत हाई है। ठीक है, तो सिंपल जी चीज ये है कि जिमें जिमें तुसीं अप टू डाउन जाओगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करेगी, तो जिमें जिमें लेफ्ट टू राइट जाओगे उवें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो हुण जिवें आपां गल करिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलरियम की गल करते हैं, या फिर आपां फ्लोरीन, क्लोरीन की गल करिए। ठीक है, तो फ्लोरीन वाली फैमिली अपने कोले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
ਆਇਓਡੀਨ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਜਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਕਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇसेस ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇसेस ਹੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇसेस ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇसेस ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਕਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਫਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਫਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਕਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਟ कुछ अनएक्सपेक्टेड रीजंस के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो हो गई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ व्हाई फ्लोरीन हैज अनएक्सपेक्टेडली लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है। तो क्यों है? देखिए आज जे फ्लोरीन की गल करिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2 2s2 2p5 है ना। क्लोरीन की गल करिए, क्लोरीन की लास्ट के उत्ते इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बनती है 3s2 3p5। ठीक है। तो हम देखो फ्लोरीन का जो लास्ट शैल है दैट इज सेकंड शैल, मतलब फ्लोरीन के कोले सिर्फ दो ही शैल है, फर्स्ट शैल सेकंड शैल। क्लोरीन की गल करिए, क्लोरीन के कोले बहुत ज्यादा शैल्स है, 1 2 3। क्लोरीन के कोले लास्ट शैल 3 है। ठीक है। तो क्लोरीन के कोले 3 शैल्स है। हुण आपां लास्ट शैल दे विच इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, 2 + 5 7। फ्लोरीन के कोले 7 इलेक्ट्रॉन्स है ते क्लोरीन के कोले भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शैल दे विच, 2 + 5 है ना। तो फ्लोरीन ते क्लोरीन दोनों के कोले लास्ट शैल दे विच 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके देखते हैं। तो मैं पहले क्लोरीन च ऐड करना है। देखो क्लोरीन का जो लास्ट शैल है वो बहुत लार्ज है, थर्ड शैल है ना, दिस इज द थर्ड शैल। ते ये किहड़ा सीगा? सेकंड शैल। 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 ते 7। क्लोरीन दे विच 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने बहुत ईजी सीगे, बहुत सारी स्पेस खाली पई है। ठीक है। फ्लोरीन दे विच गल करिए, फ्लोरीन दे विच 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं फ्लोरीन दे विच देखा तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका जो साइज है बहुत लो है। हालांकि चलो ठीक है 7 इलेक्ट्रॉन्स इस दे विच इंसर्टेड हैगे है। ठीक है। बट अगर तुसी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है, अपना काम इत्थे 7 इलेक्ट्रॉन्स नूं देखना नहीं है, अपना काम है जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसनूं ऐड करना। तो हुण अगर तुसीं ध्यान नाल देखो, फ्लोरीन दे छोटे जे साइज दे विच 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है ते उत्थे तुसीं एक होर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहुंदे हो कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जिथे जगह घट है, कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इस न्यू इलेक्ट्रॉन नूं अलाउ कर देंगे कि आ जा? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हां ते भी नेगेटिव चार्ज है, इन्हां ते भी नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूजे नूं रिपेल करनगे, है ना। रिपेल करनगे, इसका मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन्स कहंदे आ भी भाई नहीं, तू साडे कोले नहीं आना, साडे कोले स्पेस नहीं है, जगह है ही नहीं। तो फिर इस करके 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरी कोशिश करनगे कि जो न्यू इलेक्ट्रॉन है वो इन्हां दे विच एंटर ना होवे। तो इस दे कारण इस इलेक्ट्रॉन नूं फ्लोरीन दे विच ऐड करना अपने लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हुणी मैं तुहानूं कह के हटिया कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट हो गया तो इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो हो जाएगी, है ना। क्लोरीन की गल करिए, क्लोरीन दे विच 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 8th इलेक्ट्रॉन जिहड़ा न्यू इलेक्ट्रॉन है उसनूं ऐड करना कोई मुश्किल नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेस तो हाले भी बहुत पई है, जिथे 7 जने बैठे इन्नी स्पेस होर खाली पई है। 8वें इलेक्ट्रॉन भी कह देंगे भाई आ जा, कोई गल नहीं, सानू कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्लोरीन इस तरह की कोई ज्यादा रिपल्शन शो नहीं करेगा क्योंकि इसका साइज काफी लार्ज है। बट फ्लोरीन अपने वालों पूरी रिपल्शन शो करेगा क्योंकि इसके कोले ऑलरेडी स्पेस नहीं है, इसके कोले स्पेस है ही नहीं। बेचारे 7 इलेक्ट्रॉन पहले ही बड़े मुश्किल नाल बैठे हैं, तो 8वां इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इन्नी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन प्रोड्यूस करते हैं तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन है उसका इंसर्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस करके क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो होगी, तो क्लोरीन की तो चलो जिन्नी है बट अपने लिए काम ये सीगा कि फ्लोरीन की लो क्यों होगी, दैट इज ड्यू टू वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन। ठीक है।
ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਲਫਰ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਲੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਲਫਰ। ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਫਲੋਰੀਨ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼, ਉਹੀ ਕੇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਸਮਾਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਲਫਰ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ 17 ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 17 ਤੇ 16 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, डिस्टेंस भी डिक्रीज करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी, साइज डिक्रीज, डिस्टेंस घट गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। तो हुण सोचो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो इलैक्ट्रॉन नू ऐड करना तो ईजी हो गया, न्यूक्लियस तो खुद कह रहा है इलैक्ट्रॉन नू आ जा भाई, तो अपने लिए की, अपने लिए की ईजी है, अपने लिए की डिफिकल्ट होएगा, है ना, अपने लिए तो सब कुछ ईजी हो गया। ठीक है, तो हुण अगर इलैक्ट्रॉन नू खुद अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस, तो इट मीन कि इलैक्ट्रॉन नू ऐड करना अपने लिए बहुत ईजी हो गया। अगर इलैक्ट्रॉन नू ऐड करना ईजी हो गया तो उसकी इलैक्ट्रॉन अफिनिटी की हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो जनरली यही होता है कि अगर तुसी लेफ्ट टू राइट मूव करते हो पीरियड दे विच तो इलैक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, जिवें हुण ग्रुप नंबर 16 है ते 17 है, अगर मैं कंपेयर करा तो ग्रुप नंबर 17 की इलैक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू 16। कोई भी एटम तुसी चक लो 17 का ते 16 के कंपैरेटिवली उसकी इलैक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, है ना। सेम ग्रुप वाला लेना, जिवें फ्लोरीन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन नालों, सेम पीरियड का लेना है ना, फ्लोरीन की ऑक्सीजन नालों, क्लोरीन की सल्फर नालों, ठीक है, इस तरीके नाल ब्रोमीन की सिलीनियम नालों। तो इस तरीके नाल लेफ्ट टू राइट जाते इलैक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है ते अप टू डाउन जाते इलैक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, हालांकि इस एक होर जो चीज तुसी नोट रखनी है कि जो हैलोजन्स है उन्होंने दी इलैक्ट्रॉन अफिनिटी सारे पीरियोडिक टेबल नालों बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, पूरे पीरियोडिक टेबल नालों, ठीक है, एक्सैप्शनली हाई है। तो वैसे हाई है बट इन्हां दी सारे पीरियोडिक टेबल नालों ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वो देखो, जिहड़ा ग्रुप नंबर 17 है असल दे विच उन्हां दी इलैक्ट्रॉन अफिनिटी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज ns2np5, ns2np5। तो हुण अगर तुसीं ध्यान नाल देखो इन्हां दे लास्ट शैल दे विच p दे विच 5 इलैक्ट्रॉन्स है, अगर पूरा शैल मैं काउंट कर ला तो 7 इलैक्ट्रॉन्स है ना। तो इन्हां दे कोले 7 इलैक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी है ते आपां नूं पता है हर एक एटम चाहुंदा भी वो फुली फिल्ड हो जाए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट करने लिए कितने इलैक्ट्रॉन्स चाहिए होंदे आ, 8 इलैक्ट्रॉन्स। अगर किसी तरीके नाल इन्हां नूं एक इलैक्ट्रॉन होर मिल जाए तो 7 ऑलरेडी है, तो टोटल इन्हां दे कोले लास्ट शैल च 8 इलैक्ट्रॉन्स हो जाणगे। मतलब हैलोजन्स का ऑक्टेट कंप्लीट करने लिए आपां नूं सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन की ही जरूरत है, तो वो एक इलैक्ट्रॉन इन्हां नूं अगर मिल जाएगा तो यह ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। इसका मतलब यह लभ रहे हैं इलैक्ट्रॉन लभ रहे हैं भी किसी तरीके नाल एक इलैक्ट्रॉन मिल जाए तो यह स्टेबल हो जाए। तो इस करके इन्हां दी इलैक्ट्रॉन नूं अट्रैक्ट करने की पावर बहुत ज्यादा है। हैलोजन्स इलैक्ट्रॉन ऐड करना बाकी ग्रुप्स से कंपैरेटिवली बहुत ईजी है, तो इस करके हैलोजन्स की इलैक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत हाई है एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्हां प्रॉपर्टीज दे विच कि ऑक्सीजन जो है दैट इज ए गैस एंड सल्फर इज ए सॉलिड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वाई ऑक्सीजन इज गैस एंड सल्फर इज सॉलिड। तो देखो की रीजन है। ऑक्सीजन की अगर आप गल करिए, हुण आपां देख चुके हैं भी ऑक्सीजन तो नीचे सल्फर है, इट मीनस कि ऑक्सीजन का जो साइज है वो स्मॉल है ते सल्फर का जो साइज है दैट इज लार्ज, है ना। तो सल्फर का लार्ज साइज है, ऑक्सीजन का स्मॉल है, इस चीज के कारण ये सारा जो डिफरेंस है वो अपने को ऑब्जर्व होता है। तो देखो ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, जो दो ऑक्सीजन के एटम्स आते हैं एक दूसरे के क्लोज तो वो दोनों की करते हैं सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, हुण ऑक्सीजन के कोले अगर आप गल करिए पीपी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिहड़े पीपी ऑर्बिटल्स है ऑक्सीजन दे विच ड्यू टू स्मॉल साइज इन्हां दे पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के काफी क्लोज होंदे हैं।
ਅਗਰ ਇਹ p ਆਰਬਿਟਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ক্লোਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਮਾ। ਅਗਰ p ਆਰਬਿਟਲਸ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਈ ਬੌਂਡ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ मतलब कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया। हुण अगर ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है ना। तो ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर अपने कोले, ठीक है, ऑक्सीजन के कोले देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं दोनों ऑक्सीजन कोले। तो ऑक्सीजन ने आपका ऑक्टेट जो कंप्लीट करना सी वो आपका डबल बॉन्ड बना के कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो हुण अगर डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब नेक्स्ट बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। तो हुण की होएगा, ऑक्सीजन जो है वो इन्ना की रह जाएगा है ना। इसमें कोई होर ऑक्सीजन के नाल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन एक स्मॉल साइज का ही मॉलिक्यूल बन के रह जाएगा, दैट इज नोन एज O2 मॉलिक्यूल है ना। O2 ऑक्सीजन एक बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल O2 की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जिस्ट करता है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮॉल ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮॉल ਹੋਏਗਾ। अगर सरफेस एरिया स्मॉल होएगा तो इसका मतलब उसदियां वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी लो होणगियां है ना। तो हुण अगर वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस लो है इट मीनस कि जो मॉलिक्यूल्स ने वो एक दूसरे तो दूर दूर रहना पसंद करते हैं, उन्हां दोनों दे विच आपस कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। तो एक ऑक्सीजन के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे तो दूर दूर रहना पसंद करते हैं। अगर दूर दूर रहेंगे तो ऑब्वियसली वो किहड़ी फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करनगे, गैसेस फॉर्म दे विच। ठीक है, दूसरे पासे अगर आपां गल करिए सल्फर दी, सल्फर की अगर गल करिए तो सल्फर का लार्ज साइज है। सल्फर का साइज तो ऑलरेडी बहुत लार्ज साइज है ना। तो इन्हां दे विच तां सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनना बहुत मुश्किल होया है, तो सिग्मा बॉन्ड ही बेचारे मुश्किल नाल बने। तो इन्हां दे जिहड़े p ऑर्बिटल्स हैगे आ वो एक दूजे तो बहुत दूर हो जाएंगे। ऑक्सीजन के केस च की सी p ऑर्बिटल्स वेरी क्लोज, सल्फर के केस की है p ऑर्बिटल्स दूर दूर है, फार अवे फ्रॉम ईच अदर है ना। तो अगर सल्फर के ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स दूर दूर हो जाएंगे तो की इन्हां दे विच ये साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल है? नहीं, सल्फर दे विच इस तरह की साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। इस करके सल्फर जो है वो मल्टीपल बॉन्ड सल्फर जो है वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता दूसरे एटम में। तो सल्फर आपका ऑक्टेट किवें कंप्लीट करूगा? सल्फर आपका ऑक्टेट कंप्लीट करता है होर सल्फर एटम्स नाल सिंगल बॉन्ड्स बना के। ठीक है, तो इस तरीके नाल सिंगल बॉन्ड बना के जो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट होता है उदों सल्फर का जिहड़ा मॉलिक्यूल है वो S8 की फॉर्म च एग्जिस्ट करता है। S8 जो है दैट इज पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर, W शेप स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है, तो हर एक कॉर्नर के ऊपर जो है एक सल्फर प्रेजेंट है। तो तुसीं देखो टोटल 8 सल्फर एटम्स जो है वो इस स्ट्रक्चर दे विच प्रेजेंट है हर एक कॉर्नर के ऊपर अपने कोले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसनूं आपां कहंदे पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर, पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तुहाडे कोले सल्फर का जिहड़ा मॉलिक्यूल है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्म च एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब इसकी वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होणगियां। तो इस करके किहड़ी फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बट ऑक्सीजन जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल सीगा तो वैन डर वाल फोर्सेस लो सीगियां तो इस करके गैसेस फॉर्म दे विच ही एग्जिस्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुसीं इसका आंसर एक सिंपल लाइन दे विच लिख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है उस दे विच p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनदा है। की बनदा हैगा p पाई मल्टीपल बॉन्ड। p दा मतलब की है कि दोनों साइड से p ऑर्बिटल है, फर्स्ट ऑक्सीजन दा p ऑर्बिटल, सेकंड ऑक्सीजन दा p ऑर्बिटल। मल्टीपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड जिहड़ा हैगा पाई बॉन्ड, दोनों च किहड़ा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन दे विच p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनता है, सल्फर दे विच p पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनता। इस करके जो ऑक्सीजन है वो गैस दी फॉर्म च है, स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल, सल्फर जो है सॉलिड फॉर्म च है, लार्ज साइज का मॉलिक्यूल।